जय हिंद दोस्तों, एडुटोरिया की तरफ से आपका जो बीपीएससी के लिए वॉल्यूम 2 जो बुक है लॉन्च कर दिया गया है। यदि आप वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें भी आपका 15 प्रैक्टिस सेट था और इसमें भी आपका 15 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग इसको आज से शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए वॉल्यूम 2 है और इसमें भी आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि 15 सेट है। हालांकि इसमें हम लोग का नया जो जोड़ा गया है, इसमें देख लीजिए आपको केंद्रीय बजट जो 22-23 का है, फिर आपको आर्थिक समीक्षा जो आपका 21-22 का है और बिहार का बजट 22-23 का, यानी कि इसमें नया जो है टॉपिक जोड़ा गया है जो कि आपको करंट अफेयर के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, यहाँ से हम लोग देख लीजिए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें आपको जो है 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 घंटे का समय है। हालांकि हम लोग इसमें 2 घंटे का समय नहीं लेंगे, हम लोग इसको 30 से 35 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न शुरू होता है, कह रहा है कि निम्न में सत्य कथन को चुनाव करें। जैसे कि पहला है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। दूसरा है कि 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। तीसरा है कि पाक जल संधि श्रीलंका को जाफाना प्रायद्वीप से अलग करती है। और चौथा है कि 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो देख लीजिए इसमें जो आपका कथन सत्य है कि आपका 8 डिग्री 9 डिग्री आपका 8 डिग्री 9 डिग्री जो है, और एक आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन 3 वाला कि पाक जल संधि को जाफराना प्रायद्वीप से अलग करता है। ये 3 जो कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है दूसरा नंबर कि भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। चलिए तीसरा यहाँ से हम लोग का प्रश्न हम लोग का है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत है। तो इसमें कुल जो भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिशत हम लोग का रहा है आपको 24.62% रहा है। ठीक, आपको याद रखना है 24.62% है। चलिए चौथा जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी नहीं है। ठीक, कपिली है, मानस है, तीस्ता है और भवानी है। कौन सी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो आप लोग राइट आंसर ये भवानी नदी जो कर लीजिएगा, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ठीक, ये भवानी आपको कावेरी की सहायक नदी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रेगुर मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर। तो रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी आपको पाई जाती है महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में और गुजरात और आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से आपको एक से यहाँ से अधिक ऑप्शन सही होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन ई लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका छठा जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन आपका वह पंजाब में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर भरना है। कौन सा सही होगा। तो देख लीजिए यहाँ से हम लोग का ये जिम कॉर्बेट कहाँ पर है। तो ये आपको उत्तराखंड में आपको याद होगा। और दूसरा हम लोग का है कि बांधवगढ़ कहाँ है। ये आपको बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। और दम्फा कहाँ है, दम्फा जो है आपका, ये दम्फा बताना है। तो ये दम्फा जो आपका है मिजोरम में। ठीक, और ये आपको रणथम जो हो जाएगा ये राजस्थान से। ठीक, रणथंभौर जो है राजस्थान से। इसमें हम लोग का कोड भाषा में आपको देना है तो ऑप्शन सी वाला इसमें दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो यूरेनियम में जो आपका प्रथम राज्य है वो आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस यहाँ पर देखिए किस और किन क्षेत्र में होती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा कि अधिक जो वर्षा होता है आपको पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र का और मेघालय। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और तथा मेघालय में जो है अधिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए 10 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो यहाँ से देखिए पिग्मी जो है कांगो, एनु जो है दक्षिण कोरिया और फिर आपका बदू जो है अरब में और मसाई आपको केन्या, या फिर कोई जो है मिलान नहीं है या फिर एक से अधिक सही है। कौन सा होगा। तो इसमें देखिए इसमें कह रहे हैं कि सुमिलित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी में एनु जो है दक्षिण कोरिया से, यह गलत है। ठीक, एनु कहाँ से हो जाएगा। तो एनु जो हो जाएगा ये जापान से होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 11 नंबर प्रश्न यहाँ से होता है। प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है किसका। तो रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय होता है यह प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र से आपको जो है रिंग ऑफ फायर का अभिप्राय होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है। तो ये आपको 13 देशों से होकर गुजरती है। पूछा गया कि भूमध्य रेखा तो 13 देशों से होकर गुजरती है। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इसमें सबसे जो ठंडी जलधारा हो जाएगा वो कौन सा, यहाँ से आपका देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि फाकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला और यहाँ पर कैलिफोर्निया जलधारा, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग का कौन सा हो जाएगा कि उपर्युक्त में से यहाँ से एक से अधिक हो जाएगा। जैसे कि आपको जो है ये कैलिफोर्निया, देखिए यहाँ पर कैलिफोर्निया जो जलधारा है, फिर आपका यहाँ से आता है वेनेजुएला, ठीक है, यहाँ से आपका वेनेजुएला भी हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक जो आपको राइट आंसर कर लेना है, ठीक। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कैस्पियन सागर से सीमा कौन सा नहीं बनाता है। तो यह जो आपका इराक हो जाएगा, यह कैस्पियन सागर से सीमा बिल्कुल नहीं बनाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बॉलीओरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ये बॉलीओरिक जो द्वीप समूह है ये कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागर में, ठीक। ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और 16 नंबर प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें बिहार के सीमा से आपको बात करना है। तो पहला जो कथन है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। कौन यहाँ पर 3 है, यानी कि आपको भारत के राज्यों की संख्या 3 है। फिर आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, ठीक। चौथा जो तीसरा है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है, ठीक। चौथा है हम लोग का है कि कर्मनाशा नदी गंगा में, यहाँ पर देखिए कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, ठीक। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा हो जाएंगे, इसमें हम लोग का राइट आंसर उपयुक्त में से सभी होगा। लेकिन कथन में कौन कौन से सही है, तो ऑप्शन ए वाला कथन सही है, फिर आपका बी वाला कथन सही है और जो डी वाला कथन सही है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सी वाला कथन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर हम लोग का कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है। तो बिहार में जो वन आवरण का क्षेत्र है वह क्षेत्र आपका 73,000, यहाँ पर देखिए 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की तरफ से जो मिलती है वह घाघरा नदी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही युग्मों को पहचाने, इसमें से सही जोड़ा कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि ये जो धारवाड़ चट्टान है ये मुंगेर, जमुई और भागलपुर, ये आपका ऑप्शन डी वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का बिंद है। तो बिंद जो होता है आपको ये चंपारण, रोहतास, सीतामढ़ी से नहीं बल्कि ये कैमूर से होता है, रोहतास से होता है, नहीं कि इसमें अलग अलग और ऑप्शन बढ़ाए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है ये एक्यूरेट सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में डोमोलाइट, देखिए यहाँ पर डोमोलाइट अयस्क पाया जाता है। तो यह डोमोलाइट अयस्क रोहतास में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिहार का जो शिशु लिंग अनुपात है वो कितना है। तो आपका राइट आंसर होगा 935, ठीक है। यहाँ पर शिशु जो लिंग अनुपात है वो 935 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि 8-37 का साक्ष्य मिला हुआ है। तो यह साक्ष्य आपको मिला हुआ है हड़प्पा से, ठीक है। आपको याद रखना है ये हड़प्पा से साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से आप लोग 23 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से आपको सही युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ से देखिए इसमें कौन सा जो युग्म जोड़ा है वो सही है। तो हालांकि यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। जैसे कि यहाँ से हम लोग का योग दर्शन लेते हैं, तो ये जो योग दर्शन है ये पतंजलि से, ये बिल्कुल सही है, ठीक। फिर आपका आता है यहाँ से न्याय दर्शन है। तो ये जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे आपको गौतम बुद्ध से, ये कपिल नहीं थे बिल्कुल। और उत्तरी सीमांसा है, तो उत्तरी सीमांसा जो आपको बदरायन से, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या है कि ऑप्शन बी वाला और यहाँ से ऑप्शन डी वाला दो जो है युग्म जो है सही है और बाकी जो गलत है। तो इसमें से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक। संख्या दर्शन के कौन हो जाएंगे। तो संख्या दर्शन से जो आपका होता है वो कपिल से हो जाएंगे, यहाँ से मिलान कर लेते हैं। और न्याय दर्शन से कौन सा हो जाएंगे, तो न्याय दर्शन से गौतम बुद्ध आ जाएंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। जैसे कि एक तरफ महाजन पद और उसकी राजधानी दिया गया है। तो ये देखिए मल्ल जो था, ये मल्ल का राजधानी कहाँ था। तो मल्ल का राजधानी कुशीनगर था। फिर आपका आता है कंबोज, तो कंबोज का राजधानी कहाँ था, यहाँ पर हटक था। क्या था, हटक है। फिर आपका आता है अस्मक, तो अस्मक का जो राजधानी था वो पटना, यहाँ पर पाटन था, ठीक। पटना नहीं है, पाटन है। और पंचाल है, तो पंचाल का राजधानी जो था वो कहाँ था। पंचाल का हम लोग राजधानी की बात करें तो वह यहाँ पर अहि छत्र था, ठीक। और मगध का जो हो जाएगा आपको गिरिब्रज था, ठीक। आप लोग कूट भाषा में दे दीजिएगा। तो इसमें कूट भाषा में देख लीजिए ऑप्शन आपका जो बी वाला है वो कूट भाषा में बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 25 नंबर प्रश्न क्या है।
प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित, यहाँ पर दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? तो अंतिम व्यक्ति की हम लोग बात करें तो आपको सुभद्र था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? देखिए यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत में किसकी व्याख्या नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये श्रेष्ठ की जो व्याख्या नहीं किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था आरंभ? तो हिजरी जो संवत है ये पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के जो उपलक्ष्य में ये आपको जो हिजरी संवत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन शासक बलवन के समय बंगाल के हुए विद्रोह को किसने दबाया था? देखिए यहाँ पर बंगाल में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? तो यह जो आपका मुकदीन के द्वारा, आपको याद रखना है ये मुकदीन के द्वारा दबाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? तो देखिए जो जफर खां जो थे वह आपको सेनापति पूछा गया है, तो यह सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक, आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर जो शिष्य थे आपको रामानंद के शिष्य थे। ठीक, 31 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? तो नीचे दिए गए कुट को यहाँ पर कुट से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछा गया कौन सा अकबर के दरबारी चित्रकार थे। तो हालांकि इस ऑप्शन में आपका जो अब्दुल असमद है यही आपको ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। हालांकि इसमें से उपयुक्त में से अधिक जो होगा, तो एक और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि और जो बाकी जो आपका ये अबुल हसन है, फिर आपको अक्का रिजा है और जो मीर सैयद अली है, तो ये जो सभी थे ये सभी जहांगीर के समय के चित्रकार थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो अकबर में आपको एक ही यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन ए को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हम लोग का है कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा गया था CR मजूमदार के द्वारा कहा गया था। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है सी करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पोर्टोनोवो का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? देखिए यहाँ पर पोर्टोनोवो का जो युद्ध है वह किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है हैदर अली और सर अयरकुट के द्वारा लड़ा गया था, ये जो पोर्टोनोवो का युद्ध है। ठीक, यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है ये आपको 1781 में लड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है किसको? तो यह कहा गया है चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक, आपको याद रखना है चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो किया गया था नेतृत्व आपको कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? देखिए यहाँ पर वंदे मातरम का जो अत्यधिक मात्रा में जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था आपको किस में? आपको ये आपको स्वदेशी आंदोलन में। ठीक, आपको याद रखना है जो वंदे मातरम का जो शब्द का प्रयोग है यह व्यापक स्तर पर किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। ठीक, चलिए 37 नंबर जो प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, देखिए यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं और भी उसको कहा जाता है यहाँ पर पैगंबर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। ठीक, आप लोग याद रखना है उपयुक्त में से अधिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पर किसकी सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है ये आपको दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके लिए? यहाँ पर किसने नहीं बल्कि किसके लिए किया गया था? तो यहाँ पर दलित और निम्न जातियों के लोगों के लिए कल्याण के लिए किया गया था। लेकिन यह किया किसके द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 39 यहाँ से 39 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको 4 कथन दिया गया है। पहला है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। देखिए इसमें आपको प्रथम महिला की बात हो रही है। यदि भारत में पूछा जाता तो आपका यहाँ से सरोजिनी नायडू हो सकता था, लेकिन प्रथम जो महिला अध्यक्ष की होती है तो यहाँ पर एनी बेसेंट का नाम आता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ये कथन ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक, तीसरा है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे। ये कथन गलत है। इसमें क्या है कि यह कथन गलत है कि गांधी जी ने सिर्फ 1 बार अध्यक्षता की थी और वह की थे 1924 में बेलगांव में। ठीक, आपको याद रखना है 1924 में बेलगांव में किए थे, जिसको बेलग्राम के नाम से जानते हैं। और चौथा है कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ है। तो देखिए बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह आपको 2 बार किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है ये कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार में 2 बार किया गया था। एक किया गया था 1912 में और दूसरा 1922 में। ठीक, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, राइट आंसर आप लोग कोई नहीं कर लीजिएगा।
चलिए अगला 40 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देख लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली से कौन थे, आपको एक तरफ क्षेत्र है, दूसरा है नेतृत्व। तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया गया था वो हैदर राजा के द्वारा किया गया था, ठीक। दूसरा मद्रास से, तो मद्रास से कौन के थे, चिदम्बरम पिल्लई के थे। और पुणे से जो किया गया था तो पुणे से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और पंजाब से आपको लाला लाजपत राय, ठीक। ऑप्शन आपको कुट भाषा में देना है, तो कुट भाषा में ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ऑप्शन आप लोग डी को राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक। 41 नंबर जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो एक तरफ देखिए जो बंगाल विभाजन है, तो ये बंगाल विभाजन कब होता है, ये आपको याद रखना है, ये 1905 में हुआ था, ठीक। फिर आपके बाद यहाँ से आता है दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था कब, 1906 में हुआ था, ठीक। फिर आपको कांग्रेस का विभाजन, तो ये 1907 में हुआ था, कांग्रेस विभाजन 1907 में। और दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था, दिल्ली से कोलकाता राजधानी, देखिए यहाँ पर दिल्ली से कलकत्ता राजधानी, तो यह कब किया गया था, यह आपको 1911 में किया गया था। तो कूट भाषा में हम लोग बात करें तो आपका कूट भाषा में ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आपको याद रखना ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक। चलिए 42 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका स्थापना जो है BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। तो लंदन में जो स्थापित किया गया था वह इंडिया हाउस की स्थापना जो है लंदन में किया गया था, ठीक। आपको याद रखना कब, तो ये 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी। तो उनको जो फांसी दिया गया था वह आपको याद रखना है ककोरी षड्यंत्र के अंतर्गत दिया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक। 40 नंबर जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कैंसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो यहाँ पर कब उन्होंने लौटाया था, तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जो है कैंसर हिंद की जो उपाधि थे वो लौटा दिए थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था। देखिए बिहार की यात्रा जो प्रथम अंग्रेज था तो आपको रॉल्फ जो पिच था, ठीक है। आपको याद रखना है रॉल्फ पिच, यह प्रथम बार जो है बिहार का यात्रा किया था। 48 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान कर। इसमें एक तरफ आपको समाचार पत्र दिया गया है और दूसरे तरफ उसके संपादक दिया गया है। तो कौन सा इसमें जो संपादक और जो समाचार पत्र है वो सही है। तो इसमें देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह प्रताप के द्वारा जो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, यहाँ पर देख लीजिए यह समाचार पत्र था प्रताप और जो है इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो स्थापना किया गया था वह बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था, यहाँ से आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यहाँ से जो है महेश नारायण। उपयुक्त में से दोनों का जो है राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा कि इन दोनों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई। देखिए अनुशीलन समिति की जो शाखा है पटना में, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की अनुकंपा किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है। देखिए यहाँ पर सेवा क्षेत्र का जो सर्वाधिक योगदान रहा है तो वह आपका चंडीगढ़ में रहा है, ठीक। आपको याद रखना है चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय, तो यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है कौन सा। तो यह आधार वर्ष जो है आपका 2011-12 है, ठीक। यहाँ पर आपको गणना तो 11-12।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इंदिरा गांधी जो आवास योजना का जो शुरू किया गया था वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो आपको याद रखना है 85 से लेकर यह 90 तक चला था। ठीक, ये जो आवास योजना है आपको 1985-86 की शुरुआत में जो है पंचवर्षीय योजना कब तक चला था। यह 7वां जो है 1985 से 90 तक चला था। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 55 नंबर जो प्रश्न है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था जो कि 1969 से 74 तक, ये आपको गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक, अगला 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही आपको चयन करना है, कौन सा सही है। तो इसमें देखिए LK झा समिति आपको प्रत्यक्ष कर से, दूसरा है कि रेखा समिति ये आपको अप्रत्यक्ष कर से, दूसरा है कि केलकर समिति करों में वृद्धि से, और जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति जो कि आपको मौद्रिक प्रणाली का पुनर्विचार से। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा जो है गलत है। तो देखिए आपको एलकर जो समिति है यह प्रत्यक्ष कर बिल्कुल सही है, दूसरा है रेखा समिति तो ये अप्रत्यक्ष कर, फिर आपको केलकर समिति आता है तो ये आपको करों में वृद्धि से ये सही है, और सुखमय जो है यानी कि सभी जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यानी कि चारों जो कथन है बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न 57 नंबर है कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो है रेगनर के द्वारा किया गया था। ठीक, आपको रेगनर के द्वारा, रेगनर नॉक्से जो है इनका पूरा नाम है, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक, यहाँ से आपका 58 नंबर जो प्रश्न है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला इसमें है कि यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि इसकी स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो यह भी सही है। इसका जो स्थापना है 1982 में किया गया था। ठीक, चौथा है कि वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करे, ये भी सही है कि इसका जो आपको स्थापना 1982 में हुआ था, लेकिन जो 2019 में है भारत सरकार अधिनियम द्वारा है जो RBI के शेष पूंजी को द्वारा इसको खरीद लिया गया था, तो ये आपको ये अभी भी जो वर्तमान में सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य कर रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया। देखिए यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में लागू किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 60 नंबर जो प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना शुरू किया गया है ग्राम उजाला योजना, आपको याद रखना है। देखिए आपको ऑप्शन B भी है, तो ये उज्ज्वला योजना है, तो ये आपको गलत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ग्राम उजाला योजना है। ठीक, 61 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पर SCO का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए जो अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 62 नंबर है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था कितना। तो यह किया गया था आपको उपयुक्त में से यानी कि कोई नहीं होगा, उसका कोई जो है अवधि जो है निर्धारित नहीं किया गया था, तो आप लोग राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं कर लीजिए। देखिए जो भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक, इसके सांसद पर छोड़ दिया गया था, और तत्पश्चात जो है सांसद के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि जो है 6 साल निर्धारित की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो यह कौन से विधेयक में बुलाया जा सकता है, आपको याद रखना है। यह आपको उपयुक्त में से देखिए यहाँ पर धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक कौन सा होगा। तो इसमें से देखिए क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझते हैं। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, यह केवल साधारणतः एवं वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। 1950 से अभी तक कुल 3 बार अधिवेशन बुलाया गया है। पहला जो बुलाया गया था 1961 में, दूसरा आपको 1978 में, और तीसरा जो है 2002 में बुलाया गया था। ठीक, तो इसमें क्या उपयुक्त में से ई हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 64 नंबर है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का जो है संकल्प लोकसभा द्वारा पारित कराया जाता है। तीसरा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे निर्धारित करने की अंतिम जो शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और चौथा जो इसमें है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। इसमें से कौन सा कथन आपको बताना है कि सही है। तो हालांकि हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आपका पहला और जो दूसरा और तीसरा ये तो 3 कथन है सही है, लेकिन चौथा जो है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, इसमें आपको कुट भाषा में ऑप्शन सी वाला जो है सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो संविधान जो स्वीकृत करता है आपको देख लीजिए बच्चों के, फिर आपको स्त्रियों के और जो जनजातियों के शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सत्य है। पहला है कि इसके प्राकृतिक सकारात्मक है। दूसरा है कि यह सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं। तीसरा है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और चौथा है कि ये वाद योग्य है। कौन सा सही होगा, तो इसमें देख लीजिए ये वाद योग्य है, ये आपको कथन सत्य है। ठीक, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए डी जो है इसमें सही होगा। 67 नंबर जो प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसकी जो संरचना होता है ग्राम होता है, खंड, जिला स्तर, यानी कि यह जो त्रिस्तरीय संरचना होता है। ठीक, आपको याद रखना पंचायती राज में कितना, तो त्रिस्तरीय संरचना होता है। और अगला प्रश्न 68 नंबर है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की यहाँ पर क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देख लीजिए कथन जो आपका सही है उपयुक्त में से सभी होगा, यानी कि देख लीजिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। जैसे कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ़ कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं, यह सही कथन है। दूसरा है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। दोनों ही कथन है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा, यहाँ से कौन सा कथन सही होगा। तो देख लीजिए हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल्स के साथ समझ लेते हैं। पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। आपको याद रखना है 161 में जो है क्षमादान प्रदान करने की जो शक्तियाँ प्राप्त की गई है। और इसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सज़ा और मृत्युदंड को ही छोड़कर बाकी यहाँ पर देखिए सैन्य, आपको याद रखना है सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी जो है प्रकार की क्षमादान शक्ति निहित होती है, ये आपको राष्ट्रपति में। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, राष्ट्रपति तीसरा में है कि राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी भी सज़ा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकते और राज्यपाल को क्षमादान करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपयोग में से 1 और 2 सही है और बाकी जो है आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों में दिए गए यहाँ पर सूचियों में नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर की व्याख्या देखिए। यहाँ पर देखिए पहला हम लोग का है कि ग्राम पंचायत का गठन, ये किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह अनुच्छेद 40 से हो जाएगा। कौन से हो जाएगा, अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन आपको 5 में है। दूसरा है कि समान नागरिक संहिता, ये किस से है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद आपको 44 हो जाएगा। और कृषि पशुपालन, तो ये कृषि पशुपालन जो होता है अनुच्छेद 48 से। और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो पृथकीकरण है तो इसका अनुच्छेद 50 से। और फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, तो ये अनुच्छेद 51 से हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि 1940 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, कौन थे। तो इसके उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए अगला 71 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्र अधिकारों के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई करता है। तो वह सुनवाई सिर्फ करता है ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ या एक से अधिक राज्यों की सरकार हो। ठीक, वही को आपको सुनवाई करता है ये सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। संख्यात्मक रूप से तो आपका हो जाएगा जो संथाल है, यह बिहार की सबसे यहाँ से बड़ी जो है जनजाति है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर, यहाँ पर साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम की बात करें तो आपका सहरसा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपको 25.4% है।
अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा आपका शिवहर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो इसमें जो चुने गए थे यहाँ से आपका 3 जो सदस्य मुस्लिम से चुने गए थे। ठीक, 77 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है कितना? तो यह अनुमान लगाया गया है 2,37,691.19 करोड़ रुपए का जो है अनुमान लगाया गया है 2022-23 के बजट में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 78 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह कुल व्यय यहाँ पर देख लीजिए, कुल वित्तीय वर्ष का जो है पूंजीगत जो आपका अनुमानित लगाया गया है वह अनुमान 19.24% लगाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विनी पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है, आपको याद रखना है ये जो अश्विनी पोर्टल है तो ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक आपको याद रखना है आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो है अश्विनी पोर्टल है। और 80 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है भुवन। क्या नाम है? भुवन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कौन सा राज्य सरकारी गोदामों से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य आपका बिहार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना की शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, आपको किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू किया गया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला, यहाँ पर देखिए प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो यह भारत और किस देश के साथ? तो भारत और जर्मनी के साथ हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जापान सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जो सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो आपको श्यामालाल गणेशी को, आपको याद रखना है श्यामला गणेशी। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। हमें लगा कि ये श्यामालाल होंगे, तो नहीं, ये श्यामला गणेश है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 85 नंबर है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो बने हैं यहाँ पर सोहरोज काशिफ, आपको याद रखना है सोहरोज काशिफ बने हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है 142वां स्थान प्राप्त रहा है। ठीक, इसमें कुल कितने देश थे? तो इसमें कुल 180 देश थे और भारत का स्थान 142वां था। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ पर महिला श्रेणी में बात हो रही है, तो यह प्राप्त हुआ है कंगना रनौत को। ठीक, चलिए यहाँ से 88 नंबर जो प्रश्न है कि पुरुषों के टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली, यहाँ पर देखिए अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर, देखिए पुरुषों के टेस्ट मैच में जो महिला अंपायरिंग है वो आपको क्लेयर पोलोसाक है। ठीक, आपको याद रखना है क्लोरो पोलोसाक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए आपको कलिंग रत्न जो पुरस्कार है यह किसको सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पीने के लिए, यहाँ पर मुफ्त पानी के लिए पानी बचाव योजना शुरू की है? तो यह जो योजना शुरू किया गया है गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 91 नंबर हम लोग का है कि भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021, यहाँ पर इंदिरा 2021 का जो है 12वां संस्करण आयोजित किया है? तो यह आयोजन जो किया गया है यह रूस के द्वारा किया गया। ठीक, आपको याद रखना है ऑप्शन डी कर लीजिए रूस। चलिए 92 नंबर जो प्रश्न है कि 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था पुर्तगाल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का
93 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त योजना, देखिए आपको याद रखना है ये करेंट अफेयर से सारे प्रश्न हैं कि संयुक्त जो गश्त योजना है ये शुरू किया है, तो किसके साथ है? भारत और नेपाल के साथ, ठीक। आपको गश्त योजना भारत और नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 2 अलग अलग योजनाकर्ताओं के क्वालिफाई, यहाँ पर देखिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो पहले यहाँ पर जो भारतीय पहले एथलीट की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आसिफ मोहम्मद खान, ठीक। सॉरी यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेबनान के जो हो जाएंगे वह नजीब मिकाती हो जाएंगे। आपको याद रखना है नजीब मिकाती जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि स्वीडन की पहली महिला, देखिए यहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वह बनी है मैगडेलेना एंडरसन, ठीक। आपको याद रखना है मैगडेलेना एंडरसन को पहली महिला जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सीमा संगठन जो है BRO, सीमा सड़क संगठन जो है BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दौरे पर यहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो यह निर्माण किया गया है उमलिंगला दारा पर, ठीक। आपको याद रखना ये उमलिंगला दारा पर निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रची है। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सबको याद भी होगा कि उन्होंने जो भाला फेंका हुआ था 87.58 मीटर वो भाला फेंके थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर है कि विश्व जल सप्ताह जो है 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था कि बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, क्या था? बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर जो इसका थीम था, विषय था। अगला 101 नंबर जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित की गई किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह जो मिसाइल है यह मिसाइल आपका वायुसेना से, ठीक। आपको इसका संबंध पूछा गया किस प्रकार से है? तो वायु से वायु है, ठीक। आपको वायु से वायु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई ओन मझगांव पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो कैप्टन रमेश बाबू होंगे, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो देखिए 125 का जो स्मारक सिक्का जारी किया गया है वो आपको याद रखना है वह भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जन्मदिन पर, यहाँ पर जयंती पर जो है विकसित किए हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर देख लीजिए रामकृष्ण बोहरा को जो सम्मानित किया गया था वह बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग, यहाँ पर देखिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड जो दिया गया है मनीषा कल्याण को, ठीक। आपको याद रखना है मनीषा कल्याण को दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति बनने वाला प्रथम राज्य, देखिए यहाँ पर इथेनॉल प्रमोशन नीति बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य आपका बिहार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का है कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू, यहाँ पर ट्रिम्पस इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक, यहाँ पर जो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है RK कौशिक, ठीक। आपको याद रखना है RK कौशिक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक। अगला प्रश्न है कि BCC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 109 नंबर हम लोग का है कि हाल ही में यहाँ पर टेड डेक्सटर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको याद रखना है ये टेड जो डेक्सटर हैं यह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको क्रिकेट से थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रमिक पोर्टल किस, यहाँ पर ई श्रमिक जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया? तो यह जो लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन आप लोग जो है डी जो है राइट आंसर कर लीजिए, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जो है जिम्मेवार है? तो देखिए पहला है कि अच्छी तापीय चालकता, अच्छी विद्युत चालकता और यहाँ पर लचीलापन या फिर उच्च गलनांक, कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा कि जो अच्छी तापीय चालकता और जो है उच्च गलनांक, यानी कि ऑप्शन ए और जो 1 और जो 4 है वो सही है। तो इसमें आप लोग क्या करना है कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है और इनमें कौन सी अक्रिय गैस X से निकटतम है? तो इससे जो निकटतम होता है वह आपका नियॉन होता है। ठीक, आपको याद रखना इससे निकटतम कौन सा होता है? नियॉन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आम्लगम एक मिश्र धातु है। तो आम्लगम जो एक मिश्र धातु है किसका होता है? कॉपर और टिन का, लेड और टिन का, और कॉपर और जिंक का, या फिर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। तो देखिए अम्लगम की हम लोग बात करते हैं तो वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होते हैं उसे अम्लगम कहते हैं, और अन्य धातु जैसे कि सोडियम, जस्ता, सोना, चांदी, और इसमें हम लोग अम्लगम में जो होता है आपको टीना और मरकरी का मिश्र धातु होता है। ठीक, टीन और जो है मरकरी का मिश्र धातु होता है, जो कि इसमें कौन सा है? ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अम्लगम का जो प्रयोग होता है वो आपको दांत भरने के लिए किया जाता है। ठीक, दांतों में जो आपको दरारें होती है तो उसको भरने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो उसका विद्युत प्रतिरोध जो है असीम रूप से उच्च होता है। ठीक, असीम रूप से उसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्बों में जो है आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 117 नंबर है, कह रहे हैं कि एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और दूर बिंदु होते हैं। देखिए यहाँ पर निकट और दूर बिंदु कितना होता है? तो वह दूरी होता है आपको 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों? तो दोपहर के जो समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, प्रकाश कम से कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए जो वो सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है कहाँ से? तो अमीबा में भोजन जो होता है आपको रिक्तिया में पाचन होता है। यहाँ पर पूछा गया कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो भोजन रिक्तिका में उसका पाचन होता है। चलिए अगला 120 नंबर जो प्रश्न है आपका, कह रहा है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो ये विघटन जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में सभी का विघटन होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में विघटन होता है पाइरूवेट का। अगला है कि हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्या होती है? तो ये तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसमें ऊर्जा का इकाई जो किलोवाट है ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, दूसरा है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, और तीसरा है कि संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, और चौथा है कि सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं। कौन सा जो कथन गलत है? तो देखिए इसमें कथन गलत है कि ये अविभाज्य होते हैं, और है यहाँ पर कि सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, ये गलत है। और जो सही कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी और जो सी है, यानी कि 2 और जो 3 है वो सही है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन यहाँ से गलत में देना है कुट भाषा में, तो आप लोग कौन सा दीजिएगा? कुट भाषा में ऑप्शन ए और 4 दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 125 नंबर है कि यदि आप किसी यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? तो यदि देखिए संक्रमित के संपर्क में आइएगा तो पहले तो आपको कोरोना हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें हम लोग का देखना है तो आपको छींकने और खांसी के, जो छींकने और खांसी ये कोरोना से ही संबंधित होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? तो किसी गतिमान जो वस्तु का जो जड़त्व निर्भर करता है वह केवल आपको द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ कुछ भाषा में आपको देना है, जैसे कि सूची 1 सूर्य, तो ये कोवैक्सीन का जो संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए कोवैक्सीन का जो संबंध होगा होल वायरन इन एक्टिवेटेड वायरस से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है कोवैक्सीन ये 2 के साथ चलेगा। कोविडशील्ड किसके साथ, तो ये जो आपका होता है ये इनएक्टिवेट वायरस के साथ। और जाइकोडी, यहाँ पर जो जाइकोडी है तो ये आपको डीएनए तकनीकी है। और जो है यहाँ पर कार्बोवैक्स जो है ये आपको आरबीडी सब प्रोटीन के साथ चला जाएगा। तो इसमें कूट भाषा में ऑप्शन आप लोग देखिए, कूट भाषा आपको देना ज़रूरी है, तो ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से और प्रश्न 127 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम यहाँ पर देखिए अल्पता से संबंध है, पोटेशियम अल्पता से जो संबंध है कौन सा, तो आपका यहाँ से निम्न रक्तचाप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो होती है ये आपको याद रखना है देखिए मिथेमोग्लोबिन के कारण जो होता है वह ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो यह जो होता है आपको जीन के सम्मिश्रण से, फिर आपका जो है क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के मिश्रण से, उपयुक्त में से जो है सभी हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ से आप लोग एक से उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से कर सकते हैं, या अन्यथा नहीं दिया गया होता तो हम लोग उपयुक्त में से एक से अधिक कर सकते थे, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि डायनासोर थे, तो ये जो डायनासोर थे क्या थे, ये जो थे मोसोजोइक थे। यहाँ पर देखिए आपको मोसोजोइक जो वर्ग के सरीसृप थे जो डायनासोर थे, ठीक। चलिए यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, मोसोजोइक सर से ऑप्शन डी कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए 131 नंबर प्रश्न है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसको सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है उसको सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा, यहाँ पर किस हार्मोन के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, यह ADH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या आता है, तो एंटी ड्यूरेक्टिक हार्मोन होता है, ठीक। एंटी ड्यूरेक्टिक हार्मोन होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित करना, जैसे कि प्रकंद, तो प्रकंद किससे हो जाएगा, ये आपको प्रकंद अदरक से हो जाता है। फिर आपको स्तंभ कंद किससे हो जाएगा, तो जो स्तंभ कंद होता है यह आपको आलू के साथ चला जाएगा। और जो सलकंद होता है तो सलकंद ये आपको लहसुन के साथ चला जाएगा। और जो है घन कंद है तो ये आपको यहाँ पर सूरत है कि यहाँ पर जिमीकंद सूरत होता है कोई है, तो यहाँ पर ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक। चलिए कूट भाषा में देख लीजिएगा, कूट भाषा में आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 134 नंबर है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है कौन सा है, तो वह उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है सिक्रिप्टिन है। कौन सा है, सिक्रिप्टिन। ऑप्शन आपका जो सी है जो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है। तो घाव भरने में जो आपका सहायक विटामिन होता है वह आपका विटामिन जो होता है सी होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल जो कि हेयर है ये किस प्रोटीन का बना होता है। तो बाल जो होता है यह आपको केरोटिन से बना होता है, ठीक है, आपको केरोटिन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। देखिए इसमें से पहला कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, दूसरा क्या है कि यह लौह युक्त यौगिक है, और तीसरा कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगियों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा, तो देखिए इसमें कुछ रोगियों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये कथन गलत है, ठीक, यानी कि गलत कथन आपको चयन करना था। और जो चौथा ये गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस में लिंग जो है गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो गुणसूत्र इसमें जो आपका छिपकली जो होती है इसमें गुणसूत्र नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है क्या। तो इसमें ब्लैक हार्ट का जो कारण होता है वो आपको ऑक्सीजन की कमी होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 40 नंबर, 100 कार्य के परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उससे कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समस्थानिक, ठीक। आपको याद रखना है आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है 141 से शुरू हुआ, तो ये आपका मैथ का प्रश्न है और मैथ का आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं आपको जो है आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आपको पहला का राइट आंसर 7:5 होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रुका कर इसका जो है सोल्यूशन कर लीजिए और आपका राइट आंसर ए होगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 141 था जी, उसके बाद हम लोग का 42 देखेंगे, यहाँ है
42 है, तो 42 का राइट आंसर आपको यहाँ से 10% हो जाएगा और 43 का जो आपका राइट आंसर होगा वो 25% होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है, तो 44 वाला आपको ये कैलकुलेट करना है और 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, चलिए 45 नंबर है, तो 45 का राइट आंसर आपको जो है 13,500 रुपया होगा। और फिर आपका 46 नंबर है, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हाँ जो 145 नंबर, ये 13,000 नहीं बल्कि ये 12,500 होगा। ठीक, आप लोग ऑप्शन बी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए 46 नंबर जो प्रश्न है, तो 46 का राइट आंसर आपको 21:66:92 हो जाएगा। और 47 नंबर, यहाँ से आपका 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 47 का ऑप्शन आपको 9:8 हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका 148 है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर एक वाट की जगह पर क्या होगा, यानी कि 6 के बदले यहाँ पर 6 अनुपात है 222 समानुपात 7, तो इसके अगले बार क्या होगा, तो अगली बार जो है यहाँ पर आपका 350 होगा। ठीक, चलिए अगला 149 नंबर है, आपको ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो इसमें करेक्ट है। और अगला यहाँ से देख लीजिए, ये अंतिम 150 नंबर है और इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने 150 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1, ये प्रैक्टिस सेट 1 था और जो सेट आपका 2 है, तो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।